आज का हमारा टॉपिक है भारत में विभिन्न ब्याज दरें। अब आप सभी ब्याज को अच्छी तरह जानते हैं, तो आज का टॉपिक यही है कि इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की ब्याज दरें चलती हैं उनके संबंध में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्याज एक्चुअल में है क्या। तो हम सभी को पता है कि देश की अर्थव्यवस्था में या देश की अर्थव्यवस्था के विकास में ब्याज दर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में प्राचीन काल से ही ये देखा आ रहा है, क्योंकि कौटिल्य के समय भी ब्याज और ब्याज दरों का महत्वपूर्ण स्थान था। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी ब्याज दरों के संबंध में बहुत विस्तृत विश्लेषण भी किया है इसमें। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण टूल की तरह ये काम करता है हमारा। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल स्तर पर भी निर्धारित ब्याज दरों का प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक ब्याज दर पर भी दिखाई देता है ना। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भारत में ब्याज दरों का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और हमारे देश में नियंत्रित ब्याज दरों का प्रचलन है। और उसके बाद जो 1990 के दशक में जो है उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने के कारण हमारे ब्याज दरें भी प्रभावी भूमिका निभाने लगी हैं हमारे मार्केट में। और ब्याज दरों को निश्चित परिधि में ब्याज आधारित बनाया गया है। अब सामान्य शब्दों में हम कहें तो ब्याज जो है वो उस धनराशि से लगाया जाता है जो धन के उपयोग के बदले ऋणी द्वारा ऋणदाता को प्रदान किया जाता है। किंतु ब्याज दरों के संदर्भ में जब ब्याज का अर्थ हम जानते हैं तो इसके व्यापक दृष्टिकोण में इसको लिया जाता है। और व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि ब्याज दर को देखा जाए तो ब्याज जो है राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा है जो कि पूंजी के प्रयोग के बदले पूंजीपति को प्रदान किया जाता है। फिर हम देखें तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है यहाँ पर। तो हमारे एक मार्शल अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है कि ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग का मूल्य है। और इसी पर लिप्से ने कहा है कि मुद्रा के उपयोग के लिए दिए जाने वाला भुगतान ब्याज दर कहलाता है ना। और ब्याज किसी पूंजी कोष के बदले में प्राप्त आय है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप में ब्याज को परिभाषित किया है। किंतु हम कह सकते हैं कि पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त प्रतिफल की मात्रा को सामान्य शब्दों में ब्याज दर कहा जाता है। और पूंजी उपयोग का प्रतिफल अथवा ब्याज विभिन्न व्यवसायों में सामान्यतः लगभग समान सा होता है। इससे हमारे टाइम है, प्लेस है और कंडीशन के आधार पर इसमें क्या है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। या फिर हम ये कहें कि व्यावसायिक जोखिमों की गहराई के आधार पर भी इसमें अंतर होता है कि अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास बिज़नेस होते हैं और अलग अलग टाइप के बिज़नेस में अलग अलग तरह की रिस्क होती हैं। उसके आधार पर भी जो है ब्याज डिफरेंट होते हैं। और इसी प्रकार पूंजी के उपयोग के प्रतिफल की दर को ही हम यहाँ पर ब्याज कहेंगे। तो मैंने बताया कि ब्याज क्या होती है। अब हम बात कर रहे थे कि व्यवसायिक जोखिमों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है यहाँ पर। तो ब्याज दरों में भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं या हम कहें कि क्या क्या स्रोत हो सकते हैं ना, ये हम जानते हैं। अब हमें पता ही है कि पूंजी के उपयोग के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। और जिस दर पर यह प्रतिफल दिया जाता है वो ब्याज दर कहलाती है ना। किंतु ब्याज दरों में अनेक कारणों से विभिन्नता होती है। यूँ तो बाज़ार में ब्याज दरों का निर्धारण डिमांड और सप्लाई की पावर के ऊपर निर्भर करता है। किंतु फिर भी विभिन्न कारणों से ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। वो अलग अलग कारण होते हैं। जैसे हमें कहें कि बिज़नेस कंडीशन में अंतर के कारण, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विभिन्न व्यवसायों की स्थिति में भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग श्रेणी के जो है कैटेगरी के जो है इनके बिज़नेस होते हैं और उसमें अलग अलग तरह की रिस्क होती है। तो जिस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा रिस्क होगी उसमें ब्याज दर जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। और जिस बिज़नेस में सबसे कम जोखिम होगी या सबसे कम रिस्क होगी वहाँ पर ब्याज दरें
कम होगी। अब पर्सनल डिफरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका मूल कारण है इनमें भिन्नता का। तो ब्याज दरों का जो संबंध होता है व्यक्तिशय भी होता है, अर्थात अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं ना। ऋणदाता मान ले कि अच्छा हो, ईमानदार हो, तो व्यक्ति को कम ब्याज दर पर भी ऋण देता है। और जो व्यक्ति थोड़े संदेह दृष्टि वाले होते हैं, जिनका लगता है कि पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो वहाँ पर ब्याज दर ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। फिर लोन पीरियड, तो उधार देने की अवधि जितनी कम होगी ब्याज की दर उतनी कम होगी, और जितनी टाइम पीरियड लंबी अवधि का होगा उतनी ब्याज की दर अधिक होगी, क्योंकि लंबी अवधि में जो है अल्प अवधि की तुलना में जोखिम की संभावना रहती है, और इस कारण ये डिफरेंसेस आते हैं ना। फिर आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि आर्थिक विकास का भिन्न स्तर जो होता है उसके कारण भी ब्याज दरें भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखिए, आर्थिक विकास की अवस्था भी ब्याज दर को प्रभावित करती है, क्योंकि विकसित देशों में जो फंड होते हैं या कोष प्रवाह अधिक होने के कारण ब्याज दरें कम होती हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में बचतें जो हैं, बचत की दर कम होने के कारण वहाँ पर ब्याज की दरें अधिक होती हैं। तो भारत जैसे देशों में जहाँ पर कि विकासशील अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर विकसित देशों की तुलना में ब्याज की दरें बहुत अधिक है। ठीक है। फिर बैंकिंग विकास का स्तर भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर। तो बैंकिंग विकास का स्तर भी ब्याज दरों में भिन्नता का एक मुख्य कारण है। जितना बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क अधिक होगा, ब्याज दरें आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण उतनी ही कम होगी, और जहाँ पर बैंकिंग विकास कम होगा वहाँ पर ब्याज दरें कंपैरेटिवली अधिक रहती हैं। तो भारत में पर्याप्त बैंकिंग विकास के फलस्वरूप जो कोष प्रवाह में वृद्धि होती है, और जिससे ब्याज दरों में तेज़ी से कमी आती है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड की कंडीशन भी बहुत डिपेंड करती हैं, इन ब्याज दरों की विभिन्नता का कारण भी मानी जाती हैं। तो देश के लिए इंटरनेशनल ट्रेड की क्या स्थिति है, इस पर भी ब्याज दरों का निर्धारण होता है। यदि देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्कृष्ट स्थिति होती है तो ब्याज दरें नीची होती हैं, क्योंकि कोष प्रवाह अन्य देशों से अपने देश की ओर होता है। और ठीक इसके विपरीत, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो कोष प्रवाह देश के बाहर जाने के कारण ब्याज दरें जो है हमेशा से ऊंची रहेंगी, है ना। तो ये कंडीशन होती है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति पर, बहुत डिपेंड करता है हमारा ब्याज दर। फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। राजनीतिक स्थिरता, तो राजनीतिक स्थिरता भी ब्याज दरों की विभिन्नता का मेन कारण है। जब देश में राजनीतिक स्थिरता रहती है तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का संचालन जो है वो बहुत आसानी से होता है। तो ब्याज दरें में भिन्नता कम पाई जाती है, और प्रशासकीय ब्याज दरें और ब्याज दरों में भी अंतर कम होता है। अब मैं दो चीज़ों की बात करूँ यहाँ पर, प्रशासकीय ब्याज दरें और ब्याज दरें। तो इनको हम आगे मैं इनका डिफ्रेंशिएट आगे करूँगी आपको कि ये क्या चीज़ है दोनों। और इससे क्या होता है, हमारे जो बिज़नेस होते हैं हमें पता है कि वो प्रगति का सूचक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ब्याज दरों में भी कम भिन्नता पाई जाती है। ठीक इसके विपरीत, अगर देश में अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो वही बात होगी कि मौद्रिक पॉलिसीज़ आएंगी जाएंगी, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी हमारे देश में, और इससे हमारे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ये इफ़ेक्ट जो आएगा मार्केट पे आएगा, और मार्केट से सीधा हमारे इंटरेस्ट रेट पे आएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे ब्याज दरों की भिन्नता के कारण। तो ये तो मैंने कुछ ऐसे कारण बताए हैं कि ब्याज दरों में भिन्नता के कई और भी इसके अलावा कई कारण हो सकते हैं, किंतु देश में जो हमारा एक सेंट्रल बैंक होता है वह ब्याज दरों में भिन्नता होते हुए भी वो एक ऐसा नियम बनाता है जिससे कि ब्याज दरें में ज़्यादा वेरिएशन ना हो, है ना। इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि इसमें वेरिएशन ना हो, और जो है जनता को
ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा नहीं लेना पड़े। हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है। और इसमें दो क्षेत्र आते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो जहाँ तक हम बात करें तो भारत में इन दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है, और रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित ब्याज दरें केवल हमारे जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ही लागू होती है, और असंगठित क्षेत्र जो होते हैं अपनी ब्याज दरें खुद ही निर्धारित करते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं यहाँ पर। तो फिर भी संगठित क्षेत्रों में रिजर्व बैंक द्वारा लगाम लगाई जाती है, और एक निर्धारित स्तर पर जो है या निर्धारित मापदंडों के आधार पर ब्याज दरें प्रोवाइड की जाती हैं बैंकों को। तो ये तो मैंने कारण बताए हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।